वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th क्लास की थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें टॉपिक लेकर चलेंगे फ्यूल सेल्स का। जैसा आपको नज़र भी आ रहा है कि मैंने फ्यूल सेल को डिफाइन क्या किया है, इट इज़ द वोल्टाइक सेल इन विच एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। मीन्स जो आपके पास फ्यूल सेल हैं वो क्या यूज़ करेंगी, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स को यूज़ करेंगे। और वो केमिकल एनर्जी आपकी फ्यूल की कैसे मिलेगी आपको, जब आप फ्यूल की क्या करोगे, कंबशन, और उस केमिकल एनर्जी को आप डायरेक्ट किस में चेंज कर दोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो वो जो सेल है, वो जो डिवाइस है, वो क्या कहलाएगा आपके पास, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल को फर्स्टली हमने जो यूज़ किया था वो कहाँ पर किया था, अपोलो स्पेसक्राफ्ट के अंदर। और जो फर्स्ट फ्यूल सेल हमने यूज़ की थी वो किससे बनी हुई थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसीलिए उसका नाम क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैंने, वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एक तरह की और सेल होती हैं जिनको हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या बनती है वहाँ पर, केमिकल एनर्जी। जैसे आपने लास्ट वीडियोज़ में सेकेंडरी बैटरीज को किया था, लेड स्टोरेज, निकल, कैडमियम, तो वो आपके पास कैसे बिहेव करती हैं, दे बिहेव्स एज बोथ वोल्टाइक एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक। उनमें केमिकल से इलेक्ट्रिक भी बनती है और इलेक्ट्रिक से केमिकल एनर्जी भी बनती है, क्योंकि वहाँ पर दो प्रोसेसेस थे। एक तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस था और दूसरा आपके पास किसका था, रिचार्जिंग का प्रोसेस। रिचार्जिंग में आप उनको क्या दे रहे थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, केमिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन डिस्चार्जिंग में उल्टा था, केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। मीन्स जब डिस्चार्जिंग थी तो वो वोल्टाइक सेल की तरह बिहेव करती है, और रिचार्जिंग के दौरान जो आपके पास सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज थी वो कैसे बिहेव करती हैं, एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये तो आपका पार्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव था। अब हम डिटेल में बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, इस तरह से आपके पास पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दीज आर द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और इन कार्बन इलेक्ट्रोड में किस चीज़ की फिलिंग होती है, कैटेलिस्ट की। और कैटेलिस्ट की फॉर्म में कौन कौन हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या फिर कोबाल्ट का ऑक्साइड। जो आपके पास ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच वाला एरिया है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में किसको भरा हुआ है, KOH को। इधर आपके पास एक एनोड कंपार्टमेंट होगा और एक कंपार्टमेंट आपके पास क्या होगा, कैथोड। मीन्स जो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है वो पूरे कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड पार्ट वो होगा जहां पर हम हाइड्रोजन की सप्लाई करेंगे, और कैथोड पार्ट वो होगा जहां पर किसकी सप्लाई की जाएगी, ऑक्सीजन की। अब आपको पता है जो एनोड है वो कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा टर्मिनल होता है आपके पास, पॉजिटिव। दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसको वर्डिंग्स में करें तो हम क्या कहेंगे, दिस सेल इज कंसिस्ट ऑफ द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड containing the small amount of finely divided catalyst like platinum, silver या फिर cobalt oxide. Oxygen is bubbled through the porous carbon electrode. Same hydrogen is bubbled through the porous carbon electrode in the electrolytic medium KOH. आप KOH भी ले सकते हो और NaOH भी। हाइड्रोजन एंटर करेगी एनोड कंपार्टमेंट से और ऑक्सीजन एंटर करेगी कैथोड कंपार्टमेंट से। तो मीन्स जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड होगी और जो आपके पास ऑक्सीजन है वो यहाँ पर क्या होगी, रिड्यूस्ड। तो अगर हम इसमें ओवरऑल सेल रिएक्शंस देखें तो आपके पास एनोड पर कौन है, हाइड्रोजन। आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट मीडियम से किसको लेगा, OH नेगेटिव को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 4 OH नेगेटिव, 4 वाटर के पार्टिकल निकल जाएंगे और 4 लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। रिएक्शन एट कैथोड पर अगर हम लिखें, कैथोड पर क्या होगी आपके पास, रिडक्शन, और किसकी रिडक्शन होगी, ऑक्सीजन की। तो आपके पास ये ऑक्सीजन
इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वो किस में चेंज हो जाएगा, 4OH नेगेटिव के अंदर। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। वाटर पार्टिकल यहाँ 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 4, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी बचेंगे। 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसिल, तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन क्या बचेगी, 2H2O प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O। मीन्स अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट लास्ट में क्या बनता है, वाटर, और वाटर कैसा होता है, प्योर फॉर्म में, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। जो अपोलो स्पेसक्राफ्ट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को यूज़ किया गया था, तो उसके अंदर जो पानी बना एज अ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस बाय द एस्ट्रोनॉट्स। ये आपके पास कंप्लीट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब हम बात करते हैं इनकी एडवांटेजेस की। तो जो सबसे पहली एडवांटेज हमको नज़र आ रही है वो आपको क्या नज़र आती है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं है जो टाइम के साथ रिप्लेस हो। आपने देखा जैसे लेड स्टोरेज है, निकल कैडमियम है, या कोई भी आपने बैटरी या सेल की, उनमें इलेक्ट्रोड क्या है, टाइम के साथ डिग्रेड कर जाते हैं, तो इसका मतलब टाइमली आपको उनको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। लेकिन यहाँ तो हमने कोई इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज़ ही नहीं किया जिसको हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े। यहाँ तो हमने क्या यूज़ किया, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, तो इट मीन्स इट इज़ द कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी as there is no any electrode material that is used to replace as in the ordinary batteries। तो ये एक कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह क्या करेगा, बिहेव, और इसी वजह से हम इनको कहाँ पर यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स में, जहाँ पर हमें क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है, आपने देखा लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर बना, जो कैसा है, हार्मफुल तो नहीं है, इवन हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कैसी है, इको फ्रेंडली है, मीन्स इट डजेंट प्रोड्यूसेस एनी हार्मफुल गैसेज और हार्मफुल प्रोडक्ट, या हम ये कह सकते हैं ये पॉल्यूशन फ्री है। तीसरा क्या है कि जो हम कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ करते हैं एनर्जी के, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, उनसे जो हमें एफिशिएंसी मिलती है वो नियरली कितनी होती है, 40% तक। लेकिन जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी को देखते हैं तो एक्सपेक्टेड तो 100% है, मीन्स थ्योरेटिकली हम 100% निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकली उसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, 60 to 70%, मीन्स इट इज़ मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अब हम इनकी सिग्निफिकेंस को टैबुलर फॉर्म में अगर सिग्निफिकेंस को लें तो वही फर्स्ट कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड पोल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली, और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, हाईली एफिशिएंट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स की। फ्यूल सेल्स जनरली कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की, और ये किसके बेसिस पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द फ्यूल सेल। फर्स्ट आपके पास कौन सी होगी, एल्केलाइन फ्यूल सेल, नाम से ही पता चल रहा है, वो फ्यूल सेल जिनके अंदर एल्कली मीडियम को आप यूज़ करोगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट मीडियम। सेकंड आपके पास कौन सी होती है, फोस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, मींस इन फ्यूल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपके पास क्या होगा, फोस्फोरिक एसिड। और थर्ड आपके पास कौन सा आ जाएगा, कार्बोनेटेड फ्यूल सेल, मींस इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में किसको यूज़ करेंगे, मेटल कार्बोनेट्स को, जैसे पोटाशियम कार्बोनेट यूज़ कर लिया या फिर हमने लिथियम कार्बोनेट। एक और स्पेशल तरह की फ्यूल सेल है जिसका नाम है ZAFC, मींस जिंक एयर फ्यूल सेल। इसको यूएस ने डेवलप किया था और इसके अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, जिंक मेटल को, किसकी जगह पर, हाइड्रोजन गैस। जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में किसको लिया था, हाइड्रोजन गैस को, तो हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करके उसकी जगह हमने किसको कर दिया, जिंक मेटल को। ऑक्सीजन एज इट इज,
तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, जिंक एयर फ्यूल सेल, फर्स्टली डेवलप बाय USA। ये एक पावरफुल सोर्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल करेंगे, दैट इज द लिथियम सेल या फिर लिथियम बैटरीज। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिथियम बैटरीज, जो आपके पास आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा लार्जर नंबर में क्या आ रही हैं बैटरीज, जिनके अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, लिथियम मेटल को। तो नाम से ही पता चल रहा है लिथियम बैटरीज के अंदर किसको यूज़ करेंगे, लिथियम मेटल को। अब क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट ने लिथियम मेटल को ही क्यों चूज़ किया, दूसरे मेटल्स को क्यों नहीं चूज़ किया। तो उसके पीछे रीज़न है कि जो लिथियम है वो कैसा है, एक लाइट मेटल है, दूसरा इसका लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तीसरा इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मींस गुड कंडक्टिविटी। और ये तीनों प्रॉपर्टी ही क्या प्रूव करती हैं कि जो लिथियम है वो एक अच्छे मटेरियल की तरह यूज़ किया जा सकता है टू मेक द बैटरीज, और वो क्या प्रोवाइड करेगा हमें, हाई पोटेंशियल। जब हम लिथियम आयन बैटरीज को देखते हैं तो ये रिचार्जेबल हैं, जनरली कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, जैसे कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सेल फोन में यूज़ होती हैं, MP3 प्लेयर्स जो हैं उनके अंदर यूज़ होती है। एक सबसे बड़ी बात जो ये हमें वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है, नियरली 3.6 वोल्ट से लेकर 3.7 वोल्ट। आपने अगर ध्यान से देखा हो जो ड्राई सेल्स कराई थी उनके अंदर आपको वोल्टेज मिल रही थी नियर अबाउट 1.2 से 1.4 वोल्ट। मर्करी सेल में कितना था, 1.35 के आसपास। तो ये बहुत कम वोल्टेज थी, लेकिन लिथियम जो आपको बैटरी है वो कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करती है, 3.6 वोल्ट से 3.7 वोल्ट। मीन्स ये एक हाई वोल्टेज आपको प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक कारण है लिथियम बैटरीज को बनाने का। लिथियम बैटरीज के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं एज अ एनोड, और दूसरा आपके पास जो कैथोड की फॉर्म में है वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है, मीन्स LiCO2, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। इसको हमने कैसे यूज़ किया, एज अ कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट मीडियम की फॉर्म में हम यहाँ पर लिथियम के सॉल्ट को यूज़ करते हैं, जैसे लिथियम फॉस्फोरस का फ्लोराइड, दैट इज़ द लिथियम सॉल्ट, जिसको आपने कैसे यूज़ किया एज अ इलेक्ट्रोलाइट मीडियम। और जो ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट मीडियम है, मीन्स सॉल्ट है, इसको डिजोल्व किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे इथाइलिन कार्बोनेट ले सकते हैं या फिर हम डाई मिथाइल कार्बोनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। This is the complete explanation of that lithium battery. Thanks and have a nice day.